Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are safe at your home and doing your studies regularly. So students, as you know, CBSE ने कुछ 30% सिलेबस है वो रिड्यूस करा है क्लास 9 to 12 एंड ये एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21 के लिए है ओनली, ये जो रिलेटेड सिलेबस है. सो मैं आपको अभी जो भी चैप्टर्स रिलेटेड हुए आपके सिलेबस में से वो आपको बता रही हूँ. और कुछ बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज थे सिलेबस को लेके कि कितने चैप्टर किस पार्ट में है, क्योंकि उनके पास में एनसीईआरटी बुक नहीं है. सो उन्होंने मुझे पूछा था कि सिलेबस है वो कितना है, कितने चैप्टर्स हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एंड कितने चैप्टर अब आपको लर्न करने और रीड करने. ओके, सो 4 पार्ट है तो आप सभी को पता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं. ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल. सो ज्योग्राफी में आपके टोटल 6 चैप्टर थे. इंडियाज लोकेशन एंड साइज फर्स्ट चैप्टर था जो कि हम रीड कर चुके हैं. फिजिकल फीचर्स सेकंड चैप्टर. फिजियोग्राफी ये भी रीड कर चुके हैं. लेसन 3 ड्रेनेज था जो कि रिवर्स के बारे में था, ये हम रीड कर चुके हैं, बट ये अब डिलीट हो गया है, मीन्स अब ये एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, 4th चैप्टर है क्लाइमेट जो कि हमने स्किप किया था, यानी कि अभी हमें रीड करना है. लेसन 5th नेचुरल वेजिटेशन वी ऑलरेडी कवर, हम इसको रीड कर चुके हैं. एंड द लास्ट चैप्टर इज पॉपुलेशन. ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन था, ये भी डिलीट हो गया है. ओके, यानी ज्योग्राफी में अभी हमारा एक चैप्टर रहता है, दैट इज क्लाइमेट चैप्टर. ओके, उसके बाद में सेकेंड पार्ट आता है हिस्ट्री. हिस्ट्री में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट है वो रीड कर चुके हैं. एंड रशियन रेवोल्यूशन हमने स्किप किया था. उसके बाद में हमने नाजीज्म पढ़ा था लेसन 3, ये भी हम रीड कर चुके हैं. एंड फॉरेस्ट सोसाइटी बचा था एक हिस्ट्री में चैप्टर जो कि डिलीट हो गया. ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो एक चैप्टर हमारा हिस्ट्री में बचा है, रशियन रेवोल्यूशन. ओके, उसके बाद में देखते हैं पॉलिटिकल. अब पॉलिटिकल में फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. ओके, इसमें चैप्टर फर्स्ट था पहले डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो वो तो पहले डिलीट हो गया था. तो हमने यहीं से स्टार्ट किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, तो हम ये कर चुके हैं रीड. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम रीड कर चुके हैं. अब सीबीएसई ने जो सिलेबस डिलीट किया है उसमें कई चैप्टर तो कंप्लीट है, कई चैप्टर्स में टॉपिक्स डिलीट करे हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जो दिया हुआ है वो पार्ट डिलीट हुआ है. अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन चैप्टर कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है, तो हम ये लर्न करेंगे. ओके, हम रीड कर चुके हैं. इलेक्ट्रल पॉलिटिकल हम रीड कर चुके हैं. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वी आर गोइंग ऑन, अभी हम इसको रीड कर रहे हैं. ओके, एंड डेमोक्रेटिक राइट एक चैप्टर था उसको डिलीट कर दिया है. ओके, उसके बाद में इकोनॉमिक्स में हमारे 4 चैप्टर हैं. द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर आप लर्न भी कर चुके, एग्जाम में भी आया था, पढ़ चुके हैं. ह्यूमन रिसोर्स सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं. पोवर्टी आपको कराया जा चुका है. एंड 4th चैप्टर था फूड सिक्योरिटी जो रहता था, अब ये भी डिलीट हो गया है. ओके, सो आपका इतना सिलेबस है जिसमें से क्लाइमेट एंड रशियन रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ना है, बाकी हम पढ़ चुके हैं. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अभी गोइंग ऑन है. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. अभी सिलेबस को लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि जो चैप्टर थे वो एक यहाँ पर था पॉपुलेशन, ज्योग्राफी में वो डिलीट हो गया. फॉरेस्ट सोसाइटी हिस्ट्री का डिलीट हो गया है. 5th चैप्टर था डेमोक्रेटिक राइट्स पॉलिटिकल का, ये डिलीट हुआ है. फूड सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स में वो डिलीट हुआ है. एंड ज्योग्राफी में एक 3rd चैप्टर भी था ड्रेनेज, रिवर्स वाला था, वो डिलीट हुआ. ओके, तो इतने चैप्टर्स हैं वो डिलीट हो गए, तो सिलेबस काफी आपका कम हो चुका है, तो रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन यस्टरडे वीडियो वी रीड अबाउट द पार्लियामेंट एंड द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. हमने पार्लियामेंट एंड फंक्शंस पढ़े थे पार्लियामेंट के. तो पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. ओके, एंड उसके कुछ फंक्शंस पढ़े थे कि क्या क्या वर्क है पार्लियामेंट के, जैसे कि एग्जिस्टिंग लॉ है उनमें चेंजेस करती है. मनी के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन है तो पार्लियामेंट में लिया जाता है. तो जितने भी मेजर डिसीजन है वो कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में. सो पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज. पार्लियामेंट किससे मिलकर के बनी है, 2 हाउसेज, जिन्हें हम लोकसभा एंड राज्यसभा कहते हैं. ओके, सो 2 हाउसेस कौन से हैं, 2 चैम्बर्स कौन से हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा एंड लोकसभा. एंड पार्लियामेंट में इंक्लूड प्रेसिडेंट को भी किया जाता है.
क्योंकि अप्रूव तो लोकसभा एंड राज्यसभा कर रही है, दोनों के जो मेंबर्स हैं मिलकर के कोई जो लॉ है उस पर साइन करके उसको सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है मीन्स लास्ट में जिसके एसेंट जिसकी रजामंदी होनी जरूरी है वो है प्रेसिडेंट। सो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो एक बार पहले राज्यसभा एंड लोकसभा देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट आर दे। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यों की सभा, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी काउंसिल। ओके, सो अब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट, उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं उनको। यानी कि लोकसभा इलेक्शन की जो होते हैं, हम बोलते हैं ना लोकसभा इलेक्शन है सेंट्रल लेवल पर, तो हम कुछ एमपीज को इलेक्ट करते हैं। अब वो जो एमपी हैं वो कहां पर जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, पार्लियामेंट में, वो पार्ट बनते हैं पार्लियामेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कब इलेक्ट करा गया था उनको, लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट किया, लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट किया गया था। ओके, एक्सरसाइज रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब वर्क क्या है लोकसभा का, कि मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग इतना स्पेस नहीं है कि सभी लोग मिलकर के कोई डिसीजन है वो ले सकें, इसलिए हम अपने में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। तो जो डिसीजन लेना है, जो लॉज बनाने हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, हमारे लिए ये काम कौन कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो एमपीज हैं। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब टोटल कितने होते हैं लोकसभा के, टोटल मेंबर है वो कितने हैं, तो हम बोलते हैं कि 545 सीट्स है लोकसभा में। यानी कि जब लोकसभा इलेक्शन होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया पूरे इंडिया को, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमपी है उसको इलेक्ट किया गया, तो 543 एमपी हमारे पास में आ गए। एंड 2 एमपीज है उनको दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। इन 2 एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये एंग्लो इंडियंस है, ब्रिटिशर्स के कुछ डिसेंडेंट्स थे वो इंडिया में ही रह गए, उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। सो उनमें से 2 लोगों को कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट। तो टोटल सीट कितनी हो गई, 545। सो लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, जिनमें से 543 पर तो इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि 2 हैं एंग्लो इंडियंस, वो डायरेक्टली इलेक्ट करे जा रहे हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ओके, अब वर्किंग पीरियड कितना होता है आपको पता है, लोकसभा इलेक्शन यानी कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर में आपको बोलूं कि प्राइम मिनिस्टर है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, उसके बाद में दोबारा से इलेक्शन होंगे लोकसभा के, है ना। तो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा भी 5 साल के लिए ही बनती है, उसके बाद में नए इलेक्शन हो रहे हैं, नए एमपीज आ रहे हैं लोकसभा के लिए। तो वर्किंग पीरियड कितना है इसका, 5 इयर्स। और क्या ये परमानेंट है या डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व का मतलब खत्म हो जाना। तो 5 साल के बाद में ये ऑटोमेटिकली जब गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे इलेक्शन हो रहे हैं नई गवर्नमेंट बनने के लिए, तो अब जो पुराने हमारे एमपीज हैं वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि जब सरकार हट गई तो ये भी हट गई, तो डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस, नहीं है लोकसभा, याद रखिएगा। ओके, कम टू द राज्यसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ओके, राज्यों की सभा। इनके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, देखिए राज्यसभा के मेंबर्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द एमपीज। ओके, ये भी एमपीज कहलाएंगे, लेकिन अगर हम पार्ट कर लें, ये एमपीज हैं। अगर इसका हम हाफ पार्ट कर लेते हैं तो ये वाले एमपीज हैं वो कैसे इलेक्ट हुए हैं, वो लोगों ने इलेक्ट करा है उनको, इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन ये वाले जो एमपीज हैं ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एमएलएज। हम लोगों ने जिनको इलेक्ट करा है, हम लोगों ने जिनको इलेक्ट करा है, यानी कि स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं, सपोज करिए हरियाणा में इलेक्शन हो रही है, सो हरियाणा के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे जीतने वाले जो मेंबर्स हैं वो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर कहलाएंगे। अब ये एमएलए इलेक्ट करेंगे आगे एमपीज को, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट कर रहा है, एमएलए। हम लोगों ने जिनको इलेक्ट करा उन लोगों ने आगे फर्दर किसी और को इलेक्ट करा, तो ये है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी एमपीज, दे आर आल्सो कॉल्ड द एमपीज। डिफरेंस ये है कि इन लोगों को एमएलए ने इलेक्ट करा है, लोकसभा के मेंबर को किसने इलेक्ट करा है, लोगों ने इलेक्ट करा है। स्पेशल फंक्शंस, अब इनके वर्क क्या होते हैं, स्टेट यानी कि जब राज्यों की सभा है तो स्टेट के लिए वर्क करेगी, किसी स्टेट के लिए, रीजन के लिए या फेडरल यूनिट्स के लिए वर्क करते हैं।
जबकि लोकसभा के मेंबर है वो सेंट्रल लेवल पर। तो इनके वर्क बताए गए हैं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है कि इनके काम क्या है, बट दोनों ही लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें कि राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो देयर आर 245 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 233 तो इलेक्ट होते हैं। सो ये इलेक्ट भी वैसे होंगे जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां से ज्यादा एमपीज आएंगे। ओके, सो 233 ये सीट्स रिजर्व है कि हर एक स्टेट से कितने एमपीज आ रहे हैं। सो 233 को एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं, जबकि 12 है वो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने 2 को इलेक्ट करा था डायरेक्टली, और यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो कितनों को इलेक्ट कर रहा है, 12 को। अब ये कौन होते हैं, ये कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटी होती है, सपोज करिए कोई पेंटर है या डांसर है या एक्टर है या क्रिकेटर है, ओके, या नॉवलिस्ट है। तो ऐसे अपने फील्ड में जो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सो 12 सीट है वो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, एंड 2 एंग्लो इंडियंस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा। अब इसका वर्किंग पीरियड कितना होता है, 6 ईयर होता है इसका वर्किंग पीरियड। ओके, 6 ईयर इसलिए बोला गया है क्योंकि 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल बाद है वो चेंज हो जाते हैं। 1/3 मेंबर है वो हट जाते हैं हर 2 साल बाद, 1/3 मेंबर वो हटते हुए चले जाते हैं, इसलिए 6 ईयर कहा जाता है। इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि डायरेक्टली डिसॉल्व नहीं होती राज्यसभा, कभी खत्म नहीं होती कि इलेक्शन आए तो पुरानी गवर्नमेंट चली गई तो राज्यसभा के सभी मेंबर हैं उनको कैंसिल कर दिया गया, नहीं, राज्यसभा बनी रहती है। बस 2 इयर्स के बाद में 1/3 मेंबर है वो रिटायर होते हुए चले जाते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड द मेजर पार्ट, द मेन टर्म इन द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट, यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। कोई भी लॉ बनना है तो सबसे पहले उसका रफ स्केच बनेगा जिसे हम बिल कहते हैं। सो वो बिल यहाँ से पास होगा, उसके बाद में वो राज्यसभा के पास में जाएगा, राज्यसभा के अप्रूवल के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, एंड प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करेंगे तो वो लॉ बनेगा। तो मेन यहाँ पर एसेंट किसका हमें चाहिए, किसका एग्रीमेंट चाहिए है, वो प्रेसिडेंट है। सो एसेंट इज रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो प्रेसिडेंट का एक मेन रोल है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ओके, सो राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं या चैम्बर भी बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस, लोकसभा को L4 लोअर हाउस कहा जाता है। सो नाम तो इनका लोअर हाउस एंड अपर हाउस है, लेकिन अगर बोला जाए, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि तो पावर किसके पास में ज्यादा है, लोकसभा के पास में राज्यसभा से ज्यादा पावर है। ओके, सो सुप्रीम पावर इन दोनों में से कौन सी है, लोकसभा, जबकि बोला तो इसको लोअर हाउस जा रहा है, ओके, एंड इसे अपर हाउस बोला जा रहा है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास में है, लोकसभा का। क्यों है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स मेंशन है लोकसभा की वो ज्यादा है राज्यसभा से। सो अभी हमने लोकसभा एंड राज्यसभा पढ़ा था, तो विच वन ऑफ द हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा या राज्यसभा में किसके पास में ज्यादा पावर है या कौन ज्यादा पावरफुल है। तो अभी हमने देखा था कि राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं जबकि लोकसभा को लोअर हाउस। बट विच ऑफ द हाउस बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा इज मोर पावरफुल, सो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर देन राज्यसभा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के लिए ज्यादा पावर है, मतलब लोकसभा की जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्यसभा से। सो कैसे 3 पॉइंट्स हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, देखिए, सपोज करिए कोई ऐसा लॉ है जिस पर राज्यसभा एंड लोकसभा है वो एग्री नहीं कर रहे हैं, दोनों के अपोजिट व्यू हैं, मतलब रिज्ड हो गए अपने डिसीजन पर, ना ही लोकसभा झुकने को तैयार है ना ही राज्यसभा। तो ऐसे में एक राज्यसभा एंड लोकसभा के अलावा मैंने बताया था पार्लियामेंट में एक न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ना ही वो मेंबर है राज्यसभा के और ना ही वो है लोकसभा के मेंबर। सो अब इन दोनों के बीच में अगर कंफ्लिक्ट हो गया तो उसको सॉल्व कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट सॉल्व करेंगे। मीन्स प्रेसिडेंट दोनों को बोलेंगे कि आपकी इकट्ठी मीटिंग बुलाई जाती है जिसे हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। लोकसभा के मेंबर एंड राज्यसभा के मेंबर्स की एक कंबाइनली मीटिंग बुलाई जाती है उस बिल के रिगार्डिंग में, उस लॉ के रिगार्डिंग में, जिसे कहा जाता है ज्वाइंट सेशन। ठीक है, उसको प्रिजाइड कौन करता है, उसको प्रिजाइड करते हैं प्रेसिडेंट। तो ज्वाइंट सेशन में क्योंकि मेंबर ऑफ लोकसभा ज्यादा है
मतलब उसमें वोटिंग डलवाई जाएगी कि कौन एग्री कर रहे हैं कौन नहीं। तो मेजोरिटी किसकी, लोकसभा मेंबर हमने कितने पढ़े थे 545, जबकि राज्यसभा के 245। तो अब मेजोरिटी अब लोकसभा की है तो डिसीजन भी किसका माना जाएगा, लोकसभा का। सो जब भी ज्वाइंट सेशन होगा तो लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल, लोकसभा की जो बात है वो हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि मेजोरिटी किसके पास में है, लोकसभा के पास में है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। जितने भी मनी रिगार्डिंग बिल्स होते हैं, मनी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज बनते हैं, उसमें स्पेशल पावर लोकसभा के पास में कि आप उस पर डिसीजन लेंगे, एंड उसके बाद में राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकता डिसीजन को। यस, उसके बाद में जो मनी रिगार्डिंग बिल है वो किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास में। तो 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को उसको वापस लौटाना होता है साइन करके, अपना अप्रूवल देके, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मान लिया जाता है, लोकसभा मान लेता है ठीक है हमारा अप्रूव हो गया है, क्योंकि राज्यसभा तो उसमें कोई उसको मना कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, राज्यसभा जब 14 डेज से पहले उसको लौटा करके देंगे वापस से कि आपका बिल हमने साइन कर दिया है और इसमें हम ये चेंजेस चाहते हैं, तो ये चेंजेस भी बता सकते हैं राज्यसभा। लेकिन लोकसभा बाउंड नहीं है उन चेंजेस को मानने के लिए, मतलब ये लोकसभा की अपनी मर्जी है कि वो उन चेंजेस को माने या ना माने। ओके, सपोज एक बिल था कि स्कूल्स पर स्पेंड करे जाएंगे 5 करोड़, प्राइमरी स्कूल पर 5 करोड़ वो स्पेंड करे जाएंगे। अब ये मनी रिगार्डिंग बिल था, ये लोकसभा में पास हुआ, लोकसभा के पास ही राज्यसभा में चला गया। तो राज्यसभा ने कहा कि इसको 5 की जगह आप 7 करोड़ कर दीजिए और बहुत ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोल दीजिए जिससे कि एजुकेशन लेवल हो वो अच्छा हो। तो अब ये लोकसभा की मर्जी है, वो इसको 7 करोड़ स्पेंड करेंगे या 5 करोड़, क्योंकि जरूरी नहीं है, वो बाउंड नहीं है राज्यसभा की बात मानने के लिए। ओके, सो लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स। अब मनी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज बनेंगे उसमें किसकी बात ऊपर रहेगी, उसमें लोकसभा की बात ऊपर रहेगी, यानी कि लोकसभा की उस बात, मतलब लोकसभा का डिसीजन वहां पर फाइनल होगा। लोकसभा के बाद वो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा ने उनको 14 डेज में उसको वापस करना है साइन करके। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लेंगे कि हाँ अप्रूव हो गया है। जो चेंजेस सजेस्ट करेंगे राज्यसभा, तो जरूरी नहीं है लोकसभा उसको माने, वो बाउंड नहीं है, उनकी मर्जी है वो, और उसके बाद में फाइनली वो साइन होगा प्रेसिडेंट से। ओके, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि लोकसभा ऊपर रही, यहाँ पर भी हमने देखा कि लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है मनी के रिगार्डिंग। एंड द लास्ट पॉइंट दैट प्रूव द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इज लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा में जितने भी एमपीज हैं वो कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंड मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर हम कहते हैं कि सरकार बनी है, सरकार कैसे बनी है, प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ में कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कुछ डिपार्टमेंट अलॉट कर दी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गई, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर है और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये दोनों वर्क टुगेदर, यही इन्हीं को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। सो लोकसभा में कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर तब तक बना हुआ है तब तक लोकसभा चाह रही है। अगर लोकसभा ने अपना सपोर्ट खींच लिया, मींस प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी दे रखी है लोकसभा के मेंबर्स ने, अगर ये सारे के सारे अगेंस्ट में हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक एग्रीमेंट पास करेंगे जिसे कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन्होंने लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कि भाई साइन कर दो, कौन कौन है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट पे, या गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया हम लोग एग्री नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में 2/3 मेंबर से ज्यादा ने साइन कर दिया, इन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में कुछ ही एमपीज बचेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी एंड उसके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भी हटना पड़ेगा, क्योंकि ये साथ में काम कर रहे हैं। मैंने कहा है ना ज्वाइंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस बिल अगर पास हो गया है लोकसभा में, मेजोरिटी अगर वापस से अपनी ले ली है लोकसभा के मेंबर्स ने, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में नहीं रहना चाह रहे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर है वो उन दोनों को ही रिजाइन करना पड़ेगा। सो लोकसभा के अंदर इतनी पावर है कि मेजोरिटी जब तक उसे मिल रही है किसी भी मेंबर को, तभी तक वो गवर्नमेंट में है। जब लोकसभा के मेंबर्स ने अपना सपोर्ट अगर खींच लिया तो वो अब गवर्नमेंट में नहीं रह पाए। ओके, सो ये 3 पॉइंट है, ये प्रूव करते हैं कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में डिफरेंस
एंड व्हाई लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ये दो टॉपिक्स में डिस्कस करे हैं और स्टार्टिंग में मैंने आपको सिलेबस है वो बता दिया था। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको सो आप पूछ सकते हैं कंफ्यूजन। एंड टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले ही कहा है कि एनसीईआरटी बुक से आप चैप्टर पढ़ेंगे जब भी आप वीडियो देख लें उसके बाद में, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड उसके बाद में भी आपको कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली। थैंक यू।